होती है वो साथियों हमें होती है संस्कृत। संस्कृत भाषा प्राप्त होती है। तो संस्कृत को भी दो भागों में विभाजित किया गया। एक तो संस्कृत सबसे पहले जो संस्कृत का रूप था वो साथियों वैदिक संस्कृत था। वैदिक संस्कृत था। वैदिक संस्कृत में ये कह सकते हो कि संस्कृत भाषा का शुद्धतम रूप, संस्कृत भाषा का शुद्धतम रूप, जो बिल्कुल शुद्ध तरीके से जो भाषा प्रयोग की जाती है, वैदिक वेदों में इसका ही प्रयोग किया गया। और उसके बाद साथियों हमें एक भाषा मिलती है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत का जो समय था, वैदिक संस्कृत का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा था। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक समय रहता है। और लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहता है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक ईस्वी के 1500 वर्ष पहले, एक ईस्वी के 1500 वर्ष पहले से 1000 वर्ष पहले तक, तो यहां पर जो समय लगता है साथियों, यहां पर 500 वर्ष समय लगते हैं। तो वैदिक संस्कृत में जो समय लगा वो 500 वर्ष लगाता है। 500 वर्ष तक वैदिक कालीन संस्कृत चलती रही। उसके बाद भाषा का थोड़ा पतन हुआ। जो हमारे विद्वान वाल्मीकि कालिदास जैसे विद्वान हुए, इन्होंने लौकिक संस्कृत का प्रयोग किया और भाषा का थोड़ा अशुद्धिकरण हुआ। और 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मतलब 500 वर्ष, यानी एक ईस्वी के 1000 साल पहले से, एक ईस्वी के 1000 साल पहले से एक और 500 ईसा ईस्वी, मतलब 500 वर्ष पहले तक। तो 500 वर्ष का समय यहां हो गया साथियों, और 500 वर्ष का समय यहां हो गया। तो सब मिला के अगर देखा जाए तो संस्कृत का जो समय प्राप्त होता है हमको, तो 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व। तो साथियों संस्कृत में कुल जो समय लगता है वो 1000 वर्ष लगता है। मतलब जो कह सकते हो कि संस्कृत में दोनों भाग मिला के 500 वर्ष वैदिक के और 500 वर्ष लौकिक के, तो 1000 वर्ष लगे। अब संस्कृत के बाद एक भाषा हमको प्राप्त होती है, भाषा पाली भाषा प्राप्त होती है। जब लौकिक संस्कृत का भी पतन हुआ, लौकिक संस्कृत का भी अशुद्धिकरण हुआ, थोड़ी भाषा में गिरावट आई, तो पाली भाषा जो हमारी भाषा है, वो कह सकते हो कि बौद्ध धर्म की भाषा कही जाती है। बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। और बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए, खासतौर पर पहला उपदेश भी इन्होंने पाली भाषा में ही दिया था। सम्राट अशोक के समय भी
पाली भाषा राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाने लगी। तो संस्कृत के बाद भाषा आती है पाली। पाली भाषा का जो समय था 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक 500 वर्ष का समय लगता है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। पाली के बाद जो एक समय मतलब पाली के बाद 500 वर्ष पाली भाषा चलती है, और पाली भाषा के बाद एक भाषा मिलती है हमको, प्राकृत। पाली के बाद भाषा मिलती है साथियों हमको प्राकृत। प्राकृत भाषा में फिर से थोड़ा भाषा का शुद्धिकरण हुआ, भाषा के शुद्धता में कमी आई, भाषा में पतन हुआ, तब भाषा हमारी प्रयोग की जाने लगी। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी जो प्राकृत भाषा है, ये जैन धर्म की भाषा भी कही जाती है। महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, क्योंकि ये ऐसे महापुरुष थे कि इस बात को भली भांति समझते थे कि जनता जो किस भाषा को अच्छे से समझ सकती है, और वह उसी भाषा का प्रयोग करते थे। तो जैसे महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, महात्मा बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया, लेकिन अगर क्रम से देखा जाए तो संस्कृत के बाद भाषा पाली आती है, और उसके बाद भाषा हमको मिलती है प्राकृत। और प्राकृत के बाद भाषा का फिर से थोड़ा पतन होता है। प्राकृत के बाद भाषा का पतन हुआ, और उसके बाद भाषा हमको प्राप्त होती है अपभ्रंश। पाली के बाद भाषा का पतन हुआ और पतन हो गया, और भाषा मिली अपभ्रंश। साथियों, अपभ्रंश क्या है? भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप। जो भाषा मूल रूप से आकर बिगड़ते बिगड़ते पूर्ण रूप से बिगड़ गई हो, अशुद्ध हो गई हो, भाषा भ्रष्ट हो गई हो, या कह सकते हो कि भाषा का तद्भव रूप, भाषा का तद्भव रूप, तत् धन भाव, तत् मतलब उससे, भाव मतलब उत्पन्न, उससे उत्पन्न किससे? संस्कृत से। संस्कृत से वो जो भाषा प्रयोग होते होते और अपभ्रंश तक आ गई हो, उसे कहा जाता है अपभ्रंश। जो संस्कृत के शब्द होते थे वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, जो पाली प्राकृत के शब्द होते हैं वो अर्धतत्सम कहलाते हैं, और अपभ्रंश के शब्द कहलाते हैं तद्भव शब्द। तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, और उसके बाद भाषा मिलती है हमको अपभ्रंश। अपभ्रंश में जो समय दिया जाता है वो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश के बाद एक भाषा फिर मिलती है अवहट्ट। अवहट्ट अवहट्ट भाषा किसको कहते हैं? अवहट्ट भाषा वही अपभ्रंश की भाषा है, लेकिन अपभ्रंश का ही काव्य रूप अवहट्ट कहलाया। अपभ्रंश का ही काव्य रूप अवहट्ट कहलाया, और अवहट्ट में जो समय होता है वो 1000 ईस्वी से
1100 ईस्वी का समय लगता है। 1100 ईस्वी का समय लगता है। 1100 ईस्वी का समय लगता है। इसको संक्रांति काल भी कहा जाता है। अपभ्रंश के बाद भाषा हमको मिलती है हिंदी। अपभ्रंश के बाद भाषा मिलती है हिंदी, और हिंदी जो हमारी मिल रही है वो 1100 ईस्वी से अब तक, 1100 ईस्वी से अब तक। अब यहां पे एक बार जरा फिर से हम लोग गौर करते हैं कि संस्कृत का जो समय आता है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय आता है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय है। और संस्कृत को दो भागों में विभाजित है, संस्कृत वैदिक और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का 1500 ईसा पूर्व का समय था से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। और दोनों में 500 वर्ष बोले तो आप संस्कृत में 1000 वर्ष का समय। पाली में 500 वर्ष लगते हैं तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। प्राकृत का समय लगता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर भाषा आती है अपभ्रंश, और अपभ्रंश में भी 500 वर्ष का समय लगता है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। उसके बाद भाषा आती है, भाषा मिलती है अवहट्ट, और अवहट्ट का समय था 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी। और उसके बाद भाषा मिलती है हमको हिंदी। हिंदी का समय है 1100 ईस्वी से अब तक, 1100 ईस्वी से अब तक। अब साथियों प्रश्न यहां पर जो पूछा जाता है, एग्जाम में जो प्रश्न आता है वो ये पूछा जाएगा कि निन्वे से समय भी पूछ लेते हैं। जो अधिकतर प्रश्न पूछा जाएगा जिस पर आपको फोकस रखना है वो हिंदी का विकास क्रम क्या है। हिंदी का विकास क्रम क्या है? तो यही संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, इस प्रकार से यह क्रम याद रखना है और यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा इनमें से कौन सा विकास क्रम सही है। एक क्वेश्चन ऑप्शन मिल जाएगा हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। एक ऑप्शन मिल जाएगा हिंदी, प्राकृत, पाली, ठीक है, अपभ्रंश। एक मिल जाएगा हिंदी, संस्कृत के बाद सीधा हिंदी कर सकते हैं। तो अलग अलग अशुद्ध लिखे होंगे, अलग क्रम में लिखे होंगे, गलत लिखे होंगे, एक इसमें से आपको ऑप्शन में यही मिलेगा। और आपको अगर सही क्रम का ज्ञान है तो आपको कोई समस्या भी नहीं होगी। तो आपको एक बार से तैयार कर लेना है और रब पर लिखकर प्रैक्टिस भी करनी है। हिंदी का सही विकास क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, हिंदी, ठीक है साथियों। इसको आप 1 से 2 बार बोल के और लिखकर ही अभ्यास करें, क्योंकि समय के रहते आप इसे भूलने के चांस ज्यादा रहते हैं। अब हिंदी को भी, हिंदी की बात करें, हिंदी की भी बात करें तो प्राचीन हिंदी का, हिंदी को भी 3 भागों में विभाजित किया गया। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, और साथ ही आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और साथ ही आधुनिक हिंदी। इसका समय की बात करते हैं तो प्राचीन हिंदी का जो समय था वो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी का समय लगता है। 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी का समय लगता है। और मध्यकालीन में 1400 ईस्वी से
1850 ईस्वी तक का समय लगता है। आधुनिक हिंदी का समय 1850 ईस्वी से अब तक का समय लगेगा। 1850 ईस्वी से अब तक का समय लगा। तो हिंदी को भी 3 भागों में विभाजित हो जाता है, प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी और आधुनिक हिंदी। और आप लोगों से एक विशेष सलाह यह है कि इसको नोट भी करते रहिए कि स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलता है। मुझे पता है कि आप लोग देखते देखते लिखने के बजाय स्क्रीनशॉट पे ध्यान दे रहे हैं, और जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे, कागज पर नहीं लिखेंगे, आपका तैयार नहीं होगा। अपने हैंड राइटिंग में इसे लिखना प्रारंभ कर दें और एक अच्छे से नोट्स बनाएं। यहां से भी आपको मैटर मिलेगा, लेकिन आप जो अपने हाथों से लिखेंगे वो आपको जब दोबारा रिवीजन पढ़ने का मौका मिलेगा तो बहुत जल्दी से तैयार होता है। नहीं, 1 महीने का 1 घंटे या 2 घंटे में तैयार कर सकते हो आप जब अपने हाथ से लिखा होगा। इसलिए इनको लिखने का प्रारंभ कर दें और स्क्रीनशॉट लेना बंद कर दें। ठीक है, पेन और कॉपी साथ में होनी चाहिए। तो साथियों, ये हमारा हिंदी का विभाजनीकरण था। हाँ साथियों, अब चर्चा करते हैं हम लोग अपभ्रंश पर। अपभ्रंश पर, अपभ्रंश क्या है? जैसा कि कुछ देर पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि अपभ्रंश, अपभ्रष्ट मतलब भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप अपभ्रंश कहलाता है। भाषा जो अपने मूल रूप से आकर अशुद्ध हो गई हो, बिल्कुल उसमें शुद्धता ना रहे, तद्भव हो गई हो, उसे कहते हैं अपभ्रंश। अब अपभ्रंश के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। अपभ्रंश के भेद कितने हैं? अपभ्रंश के भेद तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश के भेद, एक तो आपका आता है सौरसेनी, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी, अर्धमागधी, पैसाची, ब्रांचड़ और महाराष्ट्री। सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैसाची, ब्रांचड़ और महाराष्ट्री। अब साथियों, प्रत्येक अपभ्रंश में कुछ उपभाषाएं आती हैं। प्रत्येक अपभ्रंश में कुछ उपभाषाएं मिलेंगी, उन्हीं को हम मुख्य बोली भी कहते हैं।
उसी को हम मुख्य बोली कहते हैं। उपभाषा और मुख्य बोली, तो सोर्स यानी अपभ्रंश में अगर उपभाषा या मुख्य बोली की बात करें तो एक आपकी उपभाषा आती है पश्चिमी हिंदी, एक उपभाषा आती है पश्चिमी हिंदी, एक आती है पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, ये सोर्स यानी अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं। और इसको थोड़ा सा याद करने के लिए चाहो तो आप लिख सकते हो प पे रा गे। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। देखो याद तो आपको रहता है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि चीजें कम हो जाती हैं। मतलब पश्चिमी है, पहाड़ी है, हो सकता है आप कभी एक ही याद है, नहीं रहती है। तो पपरा के माध्यम से आपको याद आ जाएगा कि चार उपभाषाएं तो कौन कौन सी हो सकती हैं, आपको तुरंत याद आ जाएगा। प पे रा गे। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अब साथियों मागधी में जो उपभाषा आती है बिहारी, असमिया, बांग्ला और उड़िया। बिहारी, असमिया, बांग्ला और उड़िया ये मागधी अपभ्रंश में आते हैं। उपभाषाएं हैं, इसको याद करने के लिए हम इसका भी प्रयोग कर सकते हैं BABU बाबू। और हमें उम्मीद है कि ये बाबू वाली ट्रिक तो आप भूलेंगे नहीं। बाबू, ठीक है। बी से बिहारी और ए से असमिया, बी से बांग्ला और यू से उड़िया। BABU, बिहारी, असमिया, बांग्ला, उड़िया। साथियों अर्धमागधी अपभ्रंश में उपभाषा पूर्वी हिंदी होगी, उपभाषा पूर्वी हिंदी होगी। पैसाची में लहंदा पंजाबी होगी। ब्राह्मण में होगी सिंधी। ब्राह्मण में होगी सिंधी। और महाराष्ट्र में होगी मराठी। तो साथियों ये अपभ्रंश के भेद हैं और इससे इसकी जो उपभाषाएं और मुख्य बोली है, एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश में जो उपभाषा होती है वो पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी और गुजराती। पा पे रा गे। मागधी में
बिहारी, असमिया, बांग्ला और उड़िया, ये मागधी अपभ्रंश में है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, पैसाची में लहंदा और पंजाबी, ब्राह्मण में सिंधी और महाराष्ट्री में मराठी। अब साथियों इसमें ये प्रश्न अगर आता है, कभी कभी प्रश्न ये पूछा गया है कि हिंदी में उपभाषाएं कितनी है, हिंदी में उपभाषा कितनी है और हिंदी में बोली कितनी है और हिंदी में मुख्य बोली कितनी है। तो साथियों एक बार ये जरूर कहीं नोट कर लीजिए, उपभाषा और मुख्य बोली एक ही पर्याय है और इनकी संख्या साथियों है 5। उपभाषा की संख्या है 5 और बोली की संख्या है 18। हिंदी भाषा में बोली की संख्या है 18 और उपभाषा या मुख्य बोलियों की संख्या है 5। इससे पहले हम थोड़ा एक समझने का प्रयास ये करते हैं कि मुख्य बोली और भाषा में अंतर क्या है। जैसे आप ये समझिए कि ऐसे आपका ये ग्राफ है, ये एक भाषा है, ये एक भाषा है और एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं या मुख्य बोलियां आती हैं, कई उपभाषा या मुख्य बोली आती हैं और प्रत्येक उपभाषा के अंदर कुछ बोलियां भी आती हैं, एक से अधिक बोलियां आती हैं कई उपभाषा के अंतर्गत। जैसे ये भाषा हो गई हमारी हिंदी, भाषा हो गई हिंदी और ये यहां पर उपभाषा है, जैसे पश्चिमी हिंदी कहा जाए या पूर्वी हिंदी कहा जाए या बिहारी कहा जाए, अब बिहारी कहा जाए। और उपभाषा यहां पर तो जैसे यहां पे कन्नौजी भी हो सकती है, कन्नौजी भी हो सकती है, ब्रजभाषा हो सकती है और ये बुंदेली भी हो सकती है। तो इस प्रकार की जो बोलियां होती हैं वो आती हैं उपभाषा के अंतर्गत और उपभाषाएं आती हैं भाषा के अंतर्गत। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ गए होंगे और अभी हम लोग इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों अब प्रश्न ये बनता है कि हिंदी में बोलियों की संख्या 5 है। अब कौन कौन सी जो सॉरी बोली की संख्या 18 है और मुख्य बोली संख्या 5 है। तो हिंदी में जो उपभाषाएं हैं वो कौन कौन सी आ जाती हैं। तो हिंदी की पहली उपभाषा आपकी पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पूर्वी हिंदी, ये 5 मुख्य बोली या उपभाषाएं हिंदी में आ जाती हैं, हिंदी की कही जाती हैं। तो एक बार इसको इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। भाषा जो हमारी है वो हिंदी है और इसके अंतर्गत जो हमारी उपभाषाएं आती हैं, इसके अंतर्गत जो उपभाषाएं आएगी इसमें पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी और असमिया।
सॉरी, बिहारी के बाद आ गई पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी और पूर्वी हिंदी। तो साथियों अब देखो, इसको 5 उपभाषाएं हैं। ये क्या आ जाती हैं? उपभाषाएं, उपभाषा। अब प्रत्येक उपभाषा में कुछ बोली भी हमें प्राप्त होती हैं। से पश्चिमी हिंदी में कहा जाए तो पश्चिमी हिंदी में हरियाणवी, हरियाणवी, और हरियाणवी का एक नाम आ जाता है बांगरू। हरियाणवी का एक नाम आ जाता है साथियों बांगरू, इसी को बांगरू कहा जाता है। खड़ी बोली, इसे कौरवी भी कहते हैं। ब्रज भाषा, कन्नौजी, और बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां कही जाती हैं। अब साथियों देखते हैं पहाड़ी हिंदी में गढ़वाली, कुमाऊनी, और हिमाचली। गढ़वाली, कुमाऊनी और हिमाचली ये पहाड़ी हिंदी की बोलियां कही जाती हैं। राजस्थानी में जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, और मालवी। जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी है, ये राजस्थानी की बोलियां कही जाती हैं। जयपुरी का एक नाम आपको और मिल जाता है, इसे कहते हैं ढूढ़ाड़ी। ढूढ़ाड़ी ये जयपुरी का भी नाम है, क्योंकि जयपुर के पास में ही एक स्थान मिलता है ढूढ़ाड़, और ये मुख्यतः वहीं से बोली इसकी उत्पत्ति कही जाती है, तो उसे ढूढ़ावी कुछ विद्वान कहते हैं। और ये जयपुरी है, इसको पूर्वी राजस्थानी भी कहते हैं, इसको पश्चिमी राजस्थानी भी कहते हैं, और इसको उत्तरी भी राजस्थानी भी कहते हैं, और इसको दक्षिणी राजस्थानी भी कहते हैं। तो पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। तो पूर्वी राजस्थानी हो जाती है जयपुर, पश्चिमी राजस्थानी हो जाती है मारवाड़ी, और उत्तरी राजस्थानी हो जाती है मेवाती, और दक्षिणी राजस्थानी हो जाती है मालवी। अब इसके बाद साथी हमारी आती है बिहारी। बिहारी उपभाषा में जो बोलियां मिलती हैं, मगही, मैथिली, भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये बिहारी की बोलियां कही जाती हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी,
बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो जैसा कि अभी हमने पिछले कुछ समय पहले देखा था कि हिंदी की जो बोलियां हैं उनकी संख्या 18 है। उनकी संख्या 18 है। तो यहां पर देखते हैं कि बोलियों की संख्या कितनी प्राप्त होती है हमें। तो यहां पर देखो, पश्चिमी हिंदी में 5, पहाड़ी हिंदी में 3, राजस्थानी में 4, बिहारी में 3 और पूर्वी हिंदी में 3। तो 5 3 8 और 8 4 12 और 12 3 15 और 15 3 18। 18 बोलियां होती। तो साथियों, हिंदी में बोलियों की संख्या 18 है। एक बार आप बहुत ध्यान से समझिए इस चीज को, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आपके एग्जाम में